एक ये दो तीन सवाल हैं जिसको मैं क्लब कर रहा हूँ। खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र में रिपोर्ट है मुंबई में 20% होटल रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। तो ये सिर्फ अफवाह है या गैस संकट का असली ये चेहरा? बिल्कुल सच है। ठीक है, एक चीज। दूसरी बात, जो अभी सवाल मैंने इनसे पूछा कि अगर जैसे कमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई पर अघोषित रोक लग गई है ना, तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का मकसद तो सप्लाई बनाए रखना होता है। तो किल्लत नहीं है तो फिर ये वॉर के कुछ दिन के बाद से ही असर दिखना क्यों शुरू हो गया? क्या हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं? हमें यह समझ में आ रहा है कि ये वॉर लंबी चल सकती है, आगे और दिक्कत हो सकती है, इसलिए इन कमर्शियल जगहों पर सप्लाई कंट्रोल करें। सरकार की मंशा ये हो सकती है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल। जो कमर्शियल गैस कनेक्शंस हैं वो वहाँ पे मुंबई में कमी हो गई है और उसकी वजह से होटल्स बंद हो रहे हैं और वो अपना किचन बंद कर रहे हैं। और ये एक पैनिक, एक कैलकुलेटेड पैनिक है। जहाँ पहले 7 दिन का टाइम हुआ करता था, हमारे पास एलपीजी आ जाया करता था इंपोर्ट होके, अब वो 45 दिन का टाइम लग रहा है। इस हार्मुज संकट से हमें एक बात तो क्लियर पता चला है कि हम सिर्फ एक रूट के भरोसे नहीं बैठ सकते। ये इसका नतीजा ही यही रहा है। इसका जो, अगर हम सोर्स ढूंढें, इसका प्रॉब्लम का अगर ढूंढना चाहें तो यही है कि हार्मुज का जो सकरा रास्ता है, हमने पूरी तरीके से हम वहाँ पे डिपेंडेंट थे। हमें अमेरिका और रशिया से भी हम कर सकते थे। अगर हम रशिया से बिजनेस करते हैं, आप सोचिए कि कितना फ़ायदा होगा हमें। हम उससे रूबल में व्यापार कर सकते हैं। आप देखेंगे जब लड़ाई होती है तो डॉलर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हर करेंसी पिछड़ती है उसके मुकाबले। अभी डॉलर 92.5 हो गया है, रुपया एकदम गिर गया है। और ये सिर्फ रुपया नहीं है, बाकी सारी कंट्रीज हैं। तो ये जब वॉर होता है तो डॉलर बढ़ता है, तो उसका असर इनडायरेक्टली हमें, हमारे इस किचन पे भी पड़ता है। तो अगर हम वैकल्पिक रास्ते हम तराशे, जैसे हम रूस के साथ व्यापार करें, हमने उसमें समझौता किया था कि हम रूबल में आपके साथ पेमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें बेनिफिट मिलेगा। नहीं, इसीलिए तो मैं यही सवाल करने जा रहा था कि भारत अपनी ज़रूरत का करीब 54% एलएनजी और 50% कच्चा तेल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते मंगाता है जी। तो क्या मिडिल ईस्ट की जंग ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की असल कमजोरी उजागर कर दी है? ये जो आपने कहा कि हमें कुछ और भी ऑप्शन तलाशना चाहिए था, एसडी मुनि साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो 54% एलएनजी है, 50% कच्चा तेल है, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते ही आता है, और ये जो करंट फियास्को है, जो परेशानी है, उसने एनर्जी सिक्योरिटी की असल कमजोरी को अब देश के सामने रख दिया। ऐसा मानते हैं आप सर? ये बिल्कुल सही है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए, दो बड़ी संकट आई हुई है हमारे ऊपर। एक संकट तो ये कि जिस रास्ते तेल और गैस आती थी वो रास्ता बंद हो गया, और दूसरा, जहां से प्रोडक्ट होके आती थी, आप उस फैक्टर को भी आप अपने कंसिडरेशन में रखिए, अपनी बहस में रखिए कि जहां से पैदा होके आ रही थी एलएनजी और सीएनजी, वहां पे अटैक हुए हैं और वो उन लोगों ने अपने अपनी फैक्ट्रियां, अपने प्लांट्स बंद कर दी। तीसरी बात मैं एक और ये कहना चाहता हूँ, जो बार बार हमारे कुछ साथी तर्क कर रहे हैं कि रशिया से तेल मंगाने में हम अपनी स्वाधीनता, ऑटोनॉमी रखे हुए, ये बात ठीक है नहीं। क्योंकि जब अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ तो हमने हमने ये पब्लिकली नहीं, सर, हमारी सरकार ने पब्लिकली नहीं कहा है, लेकिन सारे इंडिकेशंस हैं जो ये बताते हैं कि हमने अमेरिका की ये बात मानी है कि हम अपना तेल जो रशिया से लेते हैं उसको धीरे धीरे कम करके बंद करेंगे। और ये इसी वजह से जो अभी आपको 30 दिन का वेवर मिला है, वर्ड वेवर, शब्द वेवर का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ पर आपके ऊपर कोई कंट्रोल लगे और उसको ढीला किया जाए। तो अगर वेवर ही नहीं, वेवर कहा जा रहा है, तो कंट्रोल का सवाल तो आता ही आता है वहाँ पर। और साफ साफ कहा है अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ने, प्रेसिडेंट के लेवल तक ये साफ कहा है कि भारत ने हमसे ये बात मान ली है और उसका सरकारी रूप से मना नहीं किया गया। तो ये जो बात बार बार कही जा रही है कि रशिया से तेल मंगाने में हमारी ऑटोनॉमी को कोई फर्क नहीं हुआ है, वो गलत है। और जो हमारी बहस हो रही है उसके पीछे दो फैक्टर्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। एक, हार्मोज का बंद होना, और एक, जहाँ से प्रोडक्शन हो रहे हैं, जहाँ से गैस आती है हमको, जिस पे हम सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, वहाँ पर अटैक, ईरान के अटैक होने की वजह से फैक्ट्रियाँ और प्लांट्स
अभी उन्होंने प्रोडक्शन करना बंद कर दिया है। तो ये दोनों बात अगर हम जब तक नहीं समझेंगे, और ये बात बिल्कुल सही है जो पंकज जी कह रहे हैं कि अगर कमी नहीं है तो प्रायोरिटीज क्यों हो गई? प्रायोरिटीज पहले तो नहीं थी। प्रायोरिटीज हमको लगानी पड़ती है, कंट्रोल और रेगुलेट करना पड़ता है उसी वक्त जब हमें लगे कि अनिश्चितता है और कमी है हमारे पास में, हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को मानने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है शरद त्रिवेदी जी इस बात का जवाब देंगे। वेवर, बहुत ही जबरदस्त शब्द का प्रयोग किया। क्या हमारा गैस, हमारा ईंधन हम किससे लेंगे, ये अब तय अमेरिका करेगा। और ये जो क्राइसिस हुआ है, ये जो हमारा एग्रीमेंट अमेरिका के साथ जो डील हुआ है, इन तमाम बातों को एक्सपोज करने लगा। आप मानते हैं सर? देखिए, अभी जैसे मुनि जी ने कहा है कि भारत ने कोई इस तरह का जवाब नहीं दिया, ना केंद्र सरकार ने, ना हमारे विदेश मंत्री ने, ना हमारे विदेश सचिव ने, या कमर्शियल जो सेक्रेटरी कॉमर्स है, मिनिस्टर कॉमर्स, किसी ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है कि हमें किसी तरह की किसी से परमिशन लेनी है। जब 25% टैरिफ लगाया गया था तब भी सरकार ने रशिया से पेट्रोल लेना बंद नहीं किया था। तो ये भारत की स्वतंत्र नीति और स्वतंत्र रूप से और एक स्वतंत्र देश होने के नाते जो सॉवरेन डिसीजन लेने की कैपेसिटी, उसको सरकार ने नहीं छोड़ा था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस पॉइंट पे कि यूरोप में जो देश हमसे छोटे हैं, जिनकी आबादी हमसे कम है और जिनके संसाधन हमसे कहीं ज्यादा हैं, उन देशों में 9 मार्च को 30% गैस के प्राइसेस बढ़ा दिए गए हैं। अमेरिका में गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सारी दुनिया में बढ़ रहे हैं। हमने बहुत ही कम उसमें इजाफा किया है। और पेट्रोल के प्रोडक्ट पे सरकार ने कह दिया है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गैस और डीजल और पेट्रोल पे $120 पर बैरल के हिसाब से भी अगर तेल बिकेगा तब भी सरकार उसका पेट्रोल का जो पेट्रोल पंप पे दाम है वो नहीं बढ़ने देगी। हम सरकार पूरी तरह से जागरूक है जनता की दिक्कतों से, और उसके साथ सरकार खड़ी है। और सबसे पहले इसीलिए जो कहा गया है कि सरकार की तरफ से कि एलपीजी जो हमारे घरों में जो कंजम्पशन हो, डोमेस्टिक कंजम्पशन को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जा रही है। तो जो हमारे पास 40 दिन का रिजर्व है उसको हम बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव सप्लाईज की बातचीत हो रही, लेकिन ऑल्टरनेटिव सप्लाईज को आने में भारत टाइम लगेगा। तो तब तक हमें जो हमारे पास है उससे हमें इंतजाम करके और उसी से हमको अपनी गाड़ी चलानी है फिलहाल अगले 30-40 दिन तक। ठीक है, पर इसी से एक सवाल ये उठता, आपने कहा 30-40 दिन तक। ट्रंप रोज कह रहे हैं कि ये लड़ाई अब लंबी नहीं चलेगी। मुन्नी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, जवाब दें सर। नहीं नहीं, मैं शरद जी से बहुत पोलाइटली ये बात पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमने कोई कंट्रोल नहीं माना है तो पीयूष जी से कहिए कि जो ड्राफ्ट है एग्रीमेंट का, अमेरिका के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट का, उसको पब्लिक कर दे। क्योंकि ये अमेरिका बार बार कह रहा है और हम चुप है। वो अंग्रेजी में कहते हैं साइलेंस इज हाफ कंसेंट। हम चुप इसलिए हैं कि हम मामले को बिगाड़ना नहीं चाहते। अच्छी बात है ये, लेकिन ये बात सही है कि हमने ये बात मानी है कि हम रूस से तेल लेना बंद करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, लेकिन लेना बंद करेंगे। ये बात मानी है। और अगर ये बात गलत है तो मुझे सुधारिए, मुझे बहुत खुशी होगी अपने आप को करेक्ट करने में। पीयूष जी से कहिए कि एग्रीमेंट के ड्राफ्ट को साया कर दें जो अभी साइन नहीं हुए हैं। जी, आप जवाब दें सर। देखिए, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है कि सरकार का उनके साथ कोई करार हो गया, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। सरकार ने कहा है, और आज ही ये सरकार की तरफ से बयान आया है कि 4 महीने के अंदर उम्मीद है। टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद 5वें या 6ठे पेज पे आया है कि अभी उम्मीद है कि 3 से 4 महीने के अंदर फाइनल फैसला हो जाएगा और उसको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सरकार कोई जिस चीज में अभी अभी वो कागज बने ही नहीं है उसके ऊपर सरकार बयान देने लगे। मैं ट्रम्प साहब ने तो ड्राफ्ट ये कह भी रहा कहा हूँ, था, पहले ड्राफ्ट। कहा था कि जी 6 प्लेन मार के गिराए गए, फिर बता अभी हाल में उनका बयान आया 20 दिन पहले कि 13 प्लेन मार के गिराए गए हैं। जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा था और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे क्या हुआ था, हमारा पूरा स्टॉक मार्केट ही कोलैप्स कर गया।
और बाद में पता चला कि हिंडनबर्ग जो है वो खुद ही उनकी कंपनी का दिवाला निकल ठीक गया। है सर, ठीक है। और जॉर्ज सोरोस ने खुद कहा कि मैं $1 बिलियन नहीं, खर्च कर रहा हूं ठीक हिंदुस्तान की है, सरकार ये चलाने के लिए। ये आर्गुमेंट काउंटर आर्गुमेंट जायज है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा विषय से ज्यादा दूर नहीं भागते हैं। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।